चलिए, यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। कंटिन्यू करते हैं इसके आगे से। तो ग्रुप नंबर, ब्लॉक। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब ये क्या होता है ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। देखो, नाम से समझ में आ रहा है शील्ड, यानी किसी चीज को शील्ड करने की बात चल रही है। कैप्टन अमेरिका सब जानते हो, उसके पास एक है, ठीक है। तो वैसे ही वो, जैसे वो उसके पास रहता है ना एक शील्ड, उससे वो सारी चीजें कर लेता है। तो आप लोगों का भी कोई एक फेवरेट एवेंजर होगा। भाई मेरा तो थॉर है, ठीक है, और मैंने मेरे पेट का नाम भी थॉर रखा हुआ है, तो मुझे तो बड़ा मस्त लगता है। लेकिन यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की बात हमें समझनी है कि जैसे उसके पास एक शील्ड होता है, वैसे हमें यहाँ पे इस इफेक्ट को समझना है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। सपोज करो मेरे पास ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और इस एटम के चारों तरफ शेल्स होंगी। तो ये क्या है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं बात करूं एटम के रेडियस की, तो एटम का रेडियस किस पे डिपेंड करता है, तो एटम का रेडियस डिपेंड करता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। यानी कि ये इसी पे डिपेंड करता है कि एटम का साइज कैसे होने वाला है। कैसे, देखो ये न्यूक्लियस है, ये क्या कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको बताया था। और इसको, जो ये न्यूक्लियस का चार्ज होता है, इसको अपन इंडिकेट करते हैं जेड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये जेड क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पूरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस पे जनरेट होने वाला चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम इंडिकेट करते हैं जेड से। और आप, अगर आपका माइंड काम कर रहा हो, तो मैंने आपको बहुत पहले समझाया था कि जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है, तो इतनी बात तो हमें पता है ना, ठीक है। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, और एक जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ये तो सबको पता है, दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो निगेटिव वाले चीज को बहुत तेजी से खींचेगा, और अगर कोई निगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाली चीज को बहुत तेजी से खींचेगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग हो, तो आप छोड़ो, आप लोगों को क्या बताओ, ठीक है। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जहां पे भी अपोजिट चार्ज का फैक्टर आएगा तो हमेशा वो दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसी के साथ एक कॉन्सेप्ट है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो सेम चार्जेस कभी भी हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। तो इसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि इसके अंदर भाई प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन प्योरली पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। और ये क्या है, ये एटम की बाउंड्री है। किसी एटम का साइज है, तो साइज मतलब अब आपका घर होगा, तो आपके घर की एक बाउंड्री है ना, उसके अंदर ही तो आपका घर है। आप बाउंड्री के बाहर थोड़ी ना बोल देते हो ये भी मेरा घर है, वैसे तो पूरी दुनिया ही आपका घर हो जाएगी, मेरा घर हो जाएगी। तो जितना एरिया हमारे पास है वो हमारा होता है। तो वैसे ही एक एटम की क्या बाउंड्री है, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। अब ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एटम का साइज उतना कम होगा, और ये अट्रैक्शन जितना कम होगा, एटम का साइज उतना ज्यादा होगा। तो ये तो बात हो गई भाई अट्रैक्शन की, क्लियरली। इसमें कहीं पे भी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हमने कोई जिक्र अभी तक नहीं किया। ये मैंने आपको नॉर्मली बताया कि एटम का रेडियस या एटम का साइज किस पे डिपेंड करता है। तो एटम का साइज डिपेंड करता है द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये होती है वैलेंसी शेल। तो ये सब मैं आपको बहुत पहले बता चुका, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंसी शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो भाई ये अट्रैक्शन ही डिपेंड करता है, ये ज्यादा हुआ, अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, देखो फील करो थोड़ा सा,
ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या ये बाउंड्री पास नहीं आएगी? पास आएगी, इसका मतलब एटम का साइज छोटा हो जाएगा। और ये अट्रैक्शन अगर कम है तो ये बाउंड्री दूर जाएगी और एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो एटम का साइज डिपेंड करता है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सपोज करो ये अंदर की जो शेल्स हैं, पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन करूं। अंदर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के पास पास दिख रहे हैं, तो इस न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन तो होगा। इस इलेक्ट्रॉन पे भी न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है, क्योंकि यहां पे फैक्टर है अपोजिट चार्ज का। बट क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज नहीं है? तो सेम चार्ज होने की वजह से यहां पे एक रिपल्शन नहीं काम कर रहा क्या? एक रिपल्शन काम कर रहा होगा ना भाई। अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन भी तो दे रहा होगा, या ये बोल लो दोनों आपस में रिपल्शन दे रहे होंगे? दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन दे रहा है तो यहां से अट्रैक्शन कुछ कम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये जो अट्रैक्शन कम होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि किसी भी एटम में जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे, जो वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अट्रैक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, यानी उनके अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये काम करते हैं शील्डिंग की तरह, यानी उस अट्रैक्शन को शील्ड करते हैं, कम करते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये अट्रैक्शन क्या होता? प्योर होता है, यानी बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बीच में रिपेल करने वाली कोई भी चीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सपोज करो एक मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट मेरे पास है और यहां पे कुछ आयरन के पीस पड़े हुए हैं। अब जैसे ही मैं इस मैग्नेट को आयरन के पीस के पास लेके जाऊंगा, ये इन सब पे बहुत तेजी से अट्रैक्शन दिखाएगा, दिखाएगा ना, बहुत ही तेजी से अट्रैक्शन दिखाएगा। बट सपोज करो मैं इसके बीच में कोई दूसरी चीज रख दूं, यानी मैं हल्की सी, मान लो मैं एक पेपर फाड़ के रख दूं इन दोनों के बीच में, एक कागज मैंने फाड़ के दोनों के बीच में रख दिया, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक पड़ेगा यहाँ पे? यानी कि इस मैग्नेट की जो टेंडेंसी पहले थी इन आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने की, वो भी थोड़ी सी कम होगी। तो ये जो आया इसने क्या किया? शील्ड कर दिया, इन दोनों के अट्रैक्शन को शील्ड कर दिया। तो ये क्या हो गया? शील्डिंग इफेक्ट। वैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही डिपेंड करते हैं एटम के साइज पे। अब बाउंड्री तो यही है ना, बीच वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन है कितना नहीं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन है वो साइज को डिपेंड करता है, वो साइज को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीच में आके क्या कर रहा है? इसके अट्रैक्शन को कम कर रहा है, यानी इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो यही होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि किसी भी एटम में जो बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस और वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को कम करते हैं, शील्ड करने की कोशिश करते हैं। उसी इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इस डायग्राम को बनाओ, फिर से डिफाइन करवाता। तो इतनी बात समझ में आ गई कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। फिर से सुन लो, न्यूक्लियस और वैलेंसी शेल के बीच के इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और वैलेंसी शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को अगर इलेक्ट्रॉन, कौन से? इनर इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा सा भी रिपल कर रहे हैं या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर यहां से क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस डायग्राम से क्लियर होगा मैग्नेट और आयरन पीस। तो हमने ये तो समझ लिया कि भाई वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बीच के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? कम होता है। और जो कम हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम इसको डिफाइन करेंगे।
क्या बोलेंगे हम, द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ inner electrons is known as screening effect और shielding effect। ठीक है, ये होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। नोट कर लीजिए इसको और इसको याद रखना कि शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, यानी अट्रैक्शन को जो कम करता है। और ये अट्रैक्शन कम कैसे होता है, तो इसका रीजन अब भी मैंने आपको बताया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता। ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो इस इलेक्ट्रॉन से जो रिपल्शन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे तो क्या है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, एरो का इंडिकेशन देखो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस पे क्या कर रहा है, रिपल्शन जनरेट कर रहा है। तो इस रिपल्शन की वजह से जो अट्रैक्शन में कमी आती है वही आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पे फ्लैश कर रहा है, तो दिख रहा होगा ना एरो का इंडिकेशन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाता था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर आया, मैं इसको थोड़ा सा और साइड में बना देता हूं। तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, या फिर थोड़ा पास दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यार इधर क्लियर दिख रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्शन है उसकी वजह से ये अट्रैक्शन थोड़ा बहुत वीक होगा, और जो ये अट्रैक्शन वीक हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो, तुम्हें मैंने बताया कि ये न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है, लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉन है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से वो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हुआ। तो इसका मतलब जो वो कमी आ रही है ना, उस कमी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी वो एक वैल्यू फॉर्मेट होती है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट तो थ्योरेटिकल फॉर्म में था, क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हें अच्छे से आ गई तो ये समझ लेना कि केमिस्ट्री में तुम्हें बहुत कुछ क्लियर होने लग जाएगा अपने आप। यानी कहीं कॉन्सेप्ट आएगा ना जहां पे तुम्हें ऐसा अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा, तो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम इंडिकेट करते हैं Z स्टार से, और कहीं कहीं लिखा होता है Z इफेक्टिव शॉर्ट फॉर्म। तो हेडिंग डालिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर Z इफेक्टिव। अगर बात करूं क्या होता है ये, तो पहला पॉइंट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप सबको पता है कि भाई कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसमें न्यूक्लियस और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। हर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो होता है। इसका मतलब सबका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता होगा। तो ये बताता क्या है, इट्स डिफाइंड नेट न्यूक्लियर चार्ज। यानी ये क्या डिफाइन करता है, ये नेट न्यूक्लियर चार्ज डिफाइन करता है। यानी जो कमी आई तो नेट कितना हो रहा है ये उसको डिफाइन करता है। या फिर हम बोल सकते हैं इट्स डिफाइंड नेट अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। दोनों में से कोई भी चीज आप बोल सकते हो।
ठीक है, पूरा लिख लो। नेट अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस से नेट अट्रैक्शन कितना लग रहा है ये उसको डिफाइन करता है। चलिए अब आप सबको पता है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका और न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हम देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है कि न्यूक्लियस से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना अट्रैक्शन है, ये न्यूक्लियर चार्ज है। यानी कि अगर हम क्या देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज होता है कि ये कितना अट्रैक्शन लगा रहा है, यानी इन दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन लगा रहा है, ये तो आपका होता है न्यूक्लियर चार्ज। बट अगर बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन है तो वो इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगा रहा है, तो उस रिपल्शन की वजह से इस न्यूक्लियर चार्ज में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जो डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि वो रिपल्शन होने के बाद नेट अट्रैक्शन कितना है न्यूक्लियस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये जो सिग्मा होता है ये इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और ये जो जेड होता है ये होता है न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या दिखाता है, न्यूक्लियर चार्ज दिखाता है अट्रैक्शन, और ये जो कांस्टेंट है सिग्मा ये शो करता है रिपल्शन, यानी कितना रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन की यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें आप रिपल्शन की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपको जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। अब एक चीज और है, ये जो सिग्मा है ये कांस्टेंट है और इसका कैलकुलेशन जेई का पार्ट नहीं है, यानी हम सिग्मा को जेई के पार्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करते, बट वो जेई का पार्ट है कि नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें सारी चीजें सीखनी है। तो मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि आप कैसे सिग्मा को कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज याद रखना, एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट बना के लिखो, बोर्ड भरा हुआ है तुम लिख लो यार, लिखो। इन ऑल केसेस force of attraction between nucleus and electron will be more than repulsion between electron and electron। हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियस और, मैं एक बार, मुझे ना ये डायग्राम बना के संतुष्टि नहीं मिल रही यार, मैं एक बार इसको बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा, तो बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन दिखा रहा है, और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन दिखा रहा है। तो हमेशा याद रखना ये जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, ये इस रिपल्शन से ऑलवेज ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो अगर ये रिपल्शन ज्यादा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन अपना शेल छोड़ के बाहर निकल जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता तो एटम यानी जो भी एटॉमिक नंबर वगैरह तुम बोलते हो वो सब कभी फिक्स ही नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये हमेशा ये अट्रैक्शन न्यूट्रल एटम्स में,
जो आयंस बन जाते हैं उसमें तो हम एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है, उसमें तो हम कंडीशंस देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। बट एक न्यूट्रल एटम में अगर ये रिपल्शन ज्यादा हो गया और ये अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन ये शेल छोड़ के बाहर चला जाएगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा तो वो उस पर धक्का मारता रहेगा और अट्रैक्शन इतना है नहीं कि न्यूक्लियस उसको बांध के रखे एटम के अंदर। तो जब न्यूक्लियस के पास उतना अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं कि वो उसको एटम के अंदर रख पाए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, तो इस नोट को याद रखना कि ऑल केस यानी सारे के सारे केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अभी मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि डायग्राम इतना बड़ा बना दिया, तो शायद तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा सारी चीजें कि क्या रिपल्शन और अट्रैक्शन इतनी देर से मैं बोले जा रहा, तो यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर से बोल रहे हैं तुम्हारे जेई का पार्ट नहीं है, जेई तुमसे कभी भी ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करवाता, अगर उसको पूछना होगा तो वो वैल्यू तुम्हें दे देगा, बट हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि जेई कब क्या बदल देता है इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, चलिए तो हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। दिमाग काम करना बंद कर गया यार। आपको मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाई थी, तो पहले जेई का पार्ट नहीं था, वो जो मैंने आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करके दिए थे, वैल्यूज निकालना बताया था, वो सब जेई का पार्ट कभी नहीं था। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते थे और खत्म करते थे, लेकिन जेई ने उसे डेवलप किया और उन ग्राफ पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जेई ऐसे कभी भी कोई भी चेंजेस कर देता है, तो हमें वेट नहीं करना। हाँ, जो चीजें बहुत ज्यादा अलग लेवल की होंगी यार, उनका कोई लेना देना नहीं है, उसको हम हमेशा छोड़ेंगे, लेकिन जो चीज थोड़ा बहुत मैटर करती होगी उसको हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि सिग्मा, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटेड बाय स्लैटर रूल। ये एक साइंटिस्ट थे स्लैटर, तो इन्होंने एक रूल दिया था इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो हम उसी रूल से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, ये चलो मैं लिखवा ही देता, पहले लिखो। तो सबसे पहला जो होता है कैलकुलेट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वो लिखना आना चाहिए। सेकंड, अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रेडियस। अब इसका मतलब क्या होता है, मीन्स हायर टू लोअर टू हायर शेल, यानी इस फॉर्म में हमें अरेंज करना पड़ता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल देके समझा देता। सपोज मैंने लिया आयरन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है एनर्जी के बेस पे, यानी सब शेल्स की एनर्जी के बेस पे ये कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। लेकिन रेडियस के बेस पे देखो तो रेडियस तो कैसे डिफाइन होती है, शेल के बढ़ते हुए नंबर ना, यानी एक एटम में ऑलवेज क्या होता है, पहले फर्स्ट सेल आती है, फिर सेकंड सेल आती है, फिर थर्ड सेल आती है, फिर फोर्थ सेल आती है ना। तो सेल की एनर्जी तो मैंने आपको बोहल्स में बता दिया था कि व्हेन वी मूव लोअर टू हायर सेल, यानी बोहल्स का जो पोस्टुलेट था उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था, सेकंड या थर्ड पोस्टुलेट, व्हेन वी मूव, या फिर ऑब्जर्वेशन में बताया होगा, कहीं बताया मैंने, मुझे इतना याद है, व्हेन वी मूव लोअर टू हायर शेल एनर्जी ऑफ द शेल ऑलवेज इंक्रीजेस।
ये बोला था, ठीक है। तो शेल की एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है, बट ये क्या है, ये सब शेल्स लिखी हुई है, तो सब शेल्स की एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है। 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो 4s में शेल कौन सा है, फोर्थ शेल, और 3d में शेल कौन सा है, थर्ड। तो ये तो क्या है, 4s और 3d तो क्या है, सब शेल है, लेकिन इनकी शेल कौन सी, फोर्थ और थर्ड। और इनमें अगर एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो ऑलवेज फोर्थ वाले की एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें इनको रेडियस के अकॉर्डिंग, और यही शेल आउटर मोस्ट शेल बनेगी, यानी हाइयर शेल यही होगी ना, 4 नंबर शेल। तो हमें ऐसे अरेंज करना है इसको, कैसे, रेडियस के फॉर्म में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 3d आएगा, 3d6 और 4s2 इस फॉर्म में, यानी कि थर्ड वाले हमने सब एक साथ ले लिए, थर्ड सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये फर्स्ट सेल हो गई, और ये क्या हो गई, फाइनल सेल, जिसे हम वैलेंसी शेल बोलेंगे, फोर्थ शेल। तो सेकंड था कि आप ऐसे अरेंज करो, इसको कैलकुलेट करने का मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड है all electron at RHS is not considered in shielding effect, ठीक है। थर्ड पॉइंट है all electron at RHS is not considered in shielding effect। और इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, एक पॉइंट और, यानी इसी में क्या ऐड कर सकते हो, ओनली इनर इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड, यानी सिर्फ हम रिपल्शन जो है वो सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन से नहीं। जैसे मैं इसे एक्सप्लेन करता कैसे, तो मैं इसको एक बार रिमूव कर दूं, ये आपने अरेंज करना सीख लिया होगा, लिख लिया होगा, तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूं। सपोज मुझे 3d6 में सिग्मा की वैल्यू चाहिए। जनरली आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कैलकुलेट करवाया जाता है, बट सपोज जेई ने आपसे क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसके लिए करवा रहा है, लेकिन सिग्मा उसने दे दिया, या मान लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जेई को साइड में रखते हैं थोड़ी देर, ये हमारे नॉलेज के लिए पर्सनली, मुझे इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है, मुझे इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, यानी 3p में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 6 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों कंसीडर नहीं होंगे, यानी इससे कितना रिपल्शन पड़ रहा है वो कंसीडर नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं फिर से, ये ऊपर का तुमने लिख लिया होगा ना यार, नहीं लिखा हो जल्दी से लिख लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जैसे भी लिखना हो, स्क्रीनशॉट क्यों, वीडियो पॉज कर लेना ना, क्या हो गया मुझे, चलिए भाई, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये एक शेल है, और ये एक शेल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन पे सपोज क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो देखो जो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका रिपल्शन कभी भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसके रिपल्शन से एटम के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज पे फर्क क्या पड़ेगा, जब ये वाले का रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इनके रिपल्शन से साइज बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा और साइज बढ़ता चला जाएगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं होता। वैसे ही मैंने बोला अगर मुझे 3p6 वाले का चाहिए तो इन दोनों के रिपल्शन से कोई मतलब नहीं, यानी आरएचएस पे जो है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इनर वाले चाहिए, तो हमें इनका रिपल्शन कैलकुलेट करना होता है सिर्फ, इनकी वजह से कितना रिपल्शन लग रहा है, इससे कितना लग रहा है, उससे हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो ये था इस पॉइंट का मतलब, ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी नंबर हो देख लेना, always one electron is excluded to calculation
ऑफ सिग्मा। यानी सिग्मा जब भी तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा छोड़ना पड़ेगा। सपोज हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन मान लो कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुझे सल्फर पे देखना है तो मैं कंसीडर करूंगा 15 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑलवेज मैं एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो हमें रेफरेंस मानना पड़ेगा ना, उस पर ही हम करेंगे ना, उस पे ही हम क्या कर रहे हैं। और जनरली मैंने बताया हमेशा लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए ये देखा जाता है, यानी ये जो आपका जेड इफेक्टिव होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाता है। बट क्वेश्चन कभी कभी बीच के इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछ सकता है, वो कभी कभी का केस है, मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लेना। बट जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनो कि हमारे पास सपोज सल्फर है, सल्फर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे तो इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे तो बचे कितने, 15 इलेक्ट्रॉन। यानी हम इन 15 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन हम हमेशा छोड़ के चलेंगे। तो हमें सिर्फ इन 16 इलेक्ट्रॉन में से इन 15 इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन को ऑब्जर्व करना है। 16वां इलेक्ट्रॉन हमारा हमेशा रेफरेंस होगा। ठीक है, तो देखो आज का लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है। मन तो मेरा यही कर रहा है कि मैं आज ही सिखा दूं, चलो देख लेते हैं, लंबा होगा तो क्या होगा। 2 दिन से लेक्चर आए नहीं ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना आज। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, यानी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2 केस है। केस 1, पहला केस है फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS टाइप के सबशेल में हो, जैसे सपोज करो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 हो गया या फिर 3p5 हो गया, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इस टाइप का है तो उसके लिए एक अलग रूल होता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D और F में जा रहा है तो उसके लिए एक अलग रूल होता है। तो हम पहले किसके लिए देख रहे हैं, केस 1 में फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। ठीक है, nth शेल का मतलब क्या है, nth शेल का मतलब लास्ट वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक को छोड़ दोगे, बाकी सबके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होगी। तो हमें क्या करना है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, तो हमें टोटल सिग्मा कैलकुलेट करना होगा। तो बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें एक नोट है, सिग्मा बाकी सबके लिए 0.35 होता है, बट सिग्मा इज इक्वल टू 0.30 फॉर 1s सबशेल ऑफ हीलियम। यानी अगर बात करूं सिर्फ हीलियम की, तो हीलियम के लिए सिग्मा 0.30 होता है, जबकि बाकी सबके लिए 0.35 होगा। ठीक है, 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe कर लो, He कर लो या सबशेल, कुछ भी करो, बात तो एक ही। इसमें क्या 1s2 ही तो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 और 2s2। इसका क्या होता है 1s2 और 2s2, सॉरी हीलियम की बात करें 1s2 ही होता है। तो 1s2 अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यही इसकी nth शेल है। तो nth शेल के लिए वैल्यू 0.35 होती है, लेकिन इसके लिए कितनी होती है, हीलियम के लिए 0.30। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसे ध्यान रखना। सेकंड, सिग्मा इज इक्वल टू 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल। अब तुम ये यहाँ पे मत कंफ्यूज होना, nth शेल क्या है, n-1 शेल क्या है। एक बार क्वेश्चन पूरा करा लेने तो अपने आप समझ जाओगे। सिग्मा इज इक्वल टू 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन n-2, n-3, n-4 डॉट 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 शेल्स। यानी कि n-1 के बाद कोई भी शेल की बात करूं तो उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे हम,
इतना ध्यान रखना। चलो मैं तुम्हें एक बार बता देता, इतनी चीज नोट करो, फिर मैं बता देता क्या होता है, कैसे होता है। नोट कर लिया? तो इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या था वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो अरेंज करने के बाद, यानी अरेंजमेंट के बाद अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला एस और पी में है तो सिर्फ उसके लिए वैलिड है, डी और एफ के लिए नहीं। ठीक है, डी और एफ के लिए हम बाद में देखेंगे। जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल। तो ये वाली जो शेल होती है उसको आप बोलते हो nth शेल, यानी लास्ट वाली। तो इससे पहले वाली क्या हो जाएगी, n-1 शेल। तो ये वाली शेल क्या होगी, n-2 शेल। ये वाली शेल क्या होगी, n-3 शेल। ठीक है, तो ये मतलब था उसका। nth शेल के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब के लिए हम वैल्यू कंसीडर करते हैं 0.35। n-1 के लिए हम कंसीडर करते हैं 0.85, किसकी वैल्यू, और इनके लिए 1 और इसके लिए, बाकी सबके लिए 1 ही कंसीडर की जाती है सिग्मा की वैल्यू। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो थ्योरेटिकल फॉर्म में, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसके स्टेप्स अच्छे से समझ लेना, तो तुम्हें बिल्कुल भी थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चले भाई स्टार्ट करें कैलकुलेट करना। चलो, अब तुम्हारे पास बुकलेट होगी पेज की, उसमें जाओगे तो तुम्हें वहां से एक बार पढ़ के देखना, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या है, दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इतने शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा कि उसके बाद तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। सपोज करो मैं लेता हूं कैल्शियम। सबसे पहला पॉइंट क्या था, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दो 2p6 3s2 3p6 4s। अब देखो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत है क्या, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अरेंजमेंट है, 2 4 10 12 18 20। ठीक, चलो भाई पहला हमारा पॉइंट क्या था, अगर मैं बात करूं तो मुझे इस यहां पे देखना है, यहां पे देखना है मुझे कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, कितना जेड इफेक्टिव यहां पे काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये मेरी लास्ट सेल है, इसको मैं बोलूंगा nth शेल, ये मेरी nth शेल है। लास्ट 3 वाली जो है वो क्या तुम्हारी पूरी की पूरी n-1 हो जाएगी, क्योंकि 3 3, ये फोर्थ सेल हो गई, ये दोनों मिलके थर्ड सेल बन रही है, ये तुम्हारी n-2 हो जाएगी और ये तुम्हारी n-3 हो जाएगी। इतना हो गया, ये चीज तुमने कर लिया। अब मैंने क्या बोला था, इसमें अगर देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूड करके चलना है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चलना है। तो यहाँ पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूंगा, 1, क्योंकि जो बचा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको ही तो हम रेफरेंस मान रहे हैं, उस पर ही तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, जेड हमें पता है, जेड इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि nth शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होती है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 2 थे, हमने एक को छोड़ दिया, बचा कितना 1, तो 1 इंटू, या फिर मैं यहां से कैलकुलेट करना सिखाता हूं, n-3 के लिए वैल्यू क्या हो जाती है 1, क्योंकि n-3 के लिए मैंने बताया n-2 n-3 सबके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और ये कौन सी n-2, और इसके लिए भी वैल्यू 1 होती है सिग्मा की, तो 8 इंटू 1 प्लस ये कौन सा है n-1, n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 2 प्लस 6 8 इंटू 0.85, क्योंकि n-1 के लिए वैल्यू मैंने कितनी लिखाई 0.85। और ये कौन सी है nth शेल, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो बचा कितना था 1, और इसके लिए वैल्यू कितनी होती है 0.35। तो क्या तुम इसका कैलकुलेशन करके सिग्मा फाइंड कर लोगे, सिग्मा तुम्हें यहां से मिल जाएगा। तुम फॉर्मूला लगा दो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड है 20 और सिग्मा यहां से कैलकुलेट कर लो, पुट कर लो, तुम्हें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट होके मिल गया। समझ में आया? तो ये था हमारा जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का मेथड, यानी हमें सिग्मा कैसे कैलकुलेट करना है वो तुमने देख लिया। स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार वापस से जाके देखना,
क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मैं एक और क्वेश्चन लेके अभी समझा देता हूं। चलो तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ले लेता आयरन का 26 Fe। मुझे इसके लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है 1s2 2s2, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट तो क्या है, हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 10, 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो 1s2 यानी शेल्स जो छोटे उनको पहले लिख लो, जो बड़े उनको बाद में लिखो, 3d6 एंड 4s2, ठीक है। तो ये हमारी बन गई वैलेंसी शेल, लास्ट शेल, और इसी पे हमें क्या देखना है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, ठीक। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस हम कितने करके चलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करके चलेंगे, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन हम 1 कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारी शेल कौन सी है, ये हमारी nth शेल है, तो ये पूरी क्या बनी n-1, ये क्या बनी n-2, और ये कौन सी हुई n-3, n-2 n-1 देख लो, पूरी की पूरी थर्ड सेल हमारी n-1 हो गई, क्योंकि हमारी nth सेल कौन सी थी, 4th नंबर वाली, तो थर्ड वाले में जितने भी सब सेल हैं वो सब n-1 में, क्योंकि सेल तो थर्ड ही है ना इन तीनों में, सब सेल। अब आपको पता है कि कौन सी शेल कितने सब शेल कंटेन करती है, ये सब मैंने क्वांटम नंबर में आपको ऑलरेडी सिखा सका कि भाई थर्ड सेल की बात करो 3s 3p 3d होता है, 4 में 4s 4p 4d 4f होता है, ठीक है। 4 और 5 दो ही ऐसी शेल है जिसमें चारों सब शेल होती है, बाकी सब में 3 2 1 ये रेशियो रहता है। पूरी की पूरी 2s2 2p6 मिलके n-2 बन गई, यानी ये सेकंड सेल, तो मैं ये बोलूं ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई, ये फोर्थ सेल हो गई, तो ये हो गई लास्ट सेल जिसको हमने nth माना। तो थर्ड वाली सेल पूरी की पूरी n-1, सेकंड वाली पूरी की पूरी सेल n-2 और फर्स्ट वाली n-3। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 26 माइनस सिग्मा मुझे कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू ये क्या है n-3, n-3 के लिए वैल्यू कितनी होती है 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 इंटू 1, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, और ये कौन सी शेल है n-2, तो इसके लिए भी सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 8 इंटू 1, प्लस इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 12 14 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सी है n-1, और n-1 के लिए वैल्यू होती है 0.85, तो 14 इंटू 0.85, प्लस ये कौन सी हमारी nth शेल है, और nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 0.35, यहां से सिग्मा कैलकुलेट कर लोगे, यहां पुट कर देना, जेड इफेक्टिव तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब शायद क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। तो चलो आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखते हैं, तो मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं, उसे सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे पोस्ट करके दिखाना। पहला जिंक और क्लोरीन, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन, इन तीनों पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके दिखाना। नहीं तो तुम सब पे ही कर सकते हो, तुम्हारा जिस पे मन करे उस पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेना, बट ये 3 मेरी तरफ से होमवर्क है, इसे करना। इसमें एनएस और एनपी वाला केस आएगा, एनडी और एनएफ वाला केस मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, सब लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना जितनी भी चीज। और हाँ, इस लेक्चर में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि आप पर्सनली मेरे से पूछ लेना। ये चैप्टर, ये वाला जो आज का लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इतना लंबा खींचा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको बता दी जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय एंड टेक केयर।